नमस्कार, मैं नेहा राठौड़, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय, गुढ़ा। आज हम बात करेंगे पवन के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में। अब पवन की यदि हम बात करें तो अपर्दन के अन्य कारकों के समान पवन भी अपर्दन तथा निक्षेपण का एक प्रमुख कारक है, परंतु हिमानी या सरिताओं के परिवहन कार्य से पवन का जो कार्य है वो बहुत अलग होता है। पवन की प्रवाह दिशा में भिन्नता और अनिश्चितता के कारण उसका परिवहन भी किसी भी रूप में या किसी भी दिशा में हो सकता है। वैसे पवन का कार्य अत्यधिक विस्तृत होता है, परंतु अर्धशुष्क तथा शुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन अपर्दन का एक सक्रिय कारक होती है। पवन द्वारा हम अपर्दनात्मक कार्य के बारे में यदि हम बात करें तो पवन का अपर्दन संबंधी कार्य प्रमुख रूप से भौतिक या यांत्रिक रूपों में ही संपादित होता है। मरुस्थलों में रासायनिक कार्य कुछ सीमा तक अल्पकालिक सरिताओं तथा वर्षा के जल द्वारा होता है। वर्षा द्वारा भी यांत्रिक अपर्दन ही अधिक होता है। मरुस्थलों में अपर्दन का कार्य अपक्षय से अधिक प्रभावशाली होता है। शुष्क मरुस्थलों में यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों के विघटन हो जाने से चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और इस असंगठित चट्टानों को पवन आसानी से अपर्दित कर देती है। पवन द्वारा जो अपर्दन का कार्य है वो 3 रूपों में होता है। पहला अपवहन, डिफ्लेशन। अपवहन के अंतर्गत क्या होता है कि पवन चट्टान चूर्ण उड़ाकर अपर्दन का कार्य करती है। अपवाहन को इसलिए उड़ान की क्रिया भी कहते हैं। यह शब्द जो है, डिफ्लेशन शब्द जो है, अपवहन शब्द, यह लैटिन भाषा के डिफ्लेयर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उड़ाना। यांत्रिक अपक्षय के कारण ढीली तथा असंगठित चट्टानों के ढीले कणों को पवन चट्टानों से अलग करके उड़ा ले जाती है और इस तरह चट्टान की परत दर परत उड़ाव की क्रिया द्वारा टूटती रहती है तथा शैल का जो आधार शैल है वो नग्न हो जाती है और इस नग्न चट्टान पर स्थान स्थान पर छोटे छोटे छिद्र व गर्त बन जाते हैं। इसके बाद में दूसरी जो प्रोसेस है वो है अपघर्षण की। जब तीव्र वेग से बहती हुई पवन जो है, पवन के साथ रेत और धूल कणों की मात्रा पर्याप्त होती है तो ये कण पवन के अपर्दनात्मक यंत्र इरोजनल टूल्स हो जाते हैं। अर्थात जो पवन स्पीड से आ रही है, अगर उसके अंदर छोटे छोटे रेत के कण या कंकड़ पत्थर इस तरह से कुछ होंगे तो ये जो यंत्र हैं यह अपर्दन के जो यंत्र हैं, इरोजनल टूल्स हैं, उसकी तरह कार्य करते हैं और इन अपर्दनात्मक यंत्रों की सहायता से पवन मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों को रगड़कर, घिसकर या चिकना करके अपर्दित करती हैं। और जो ये पवन का अपघर्षण कार्य है पवन के वेग और रेत कणों की मात्रा पर आधारित होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सन्निघर्षण के बारे में, एट्रिशन के बारे में। इसमें क्या होता है कि तीव्र पवन के साथ उड़ने वाले शैलकण तथा धूलिकण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़ने और घिसने के अलावा स्वयं भी आपस में टकरा कर रगड़ खाकर टूटते फूटते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो कण है वो आपस में भी एक दूसरे से टकरा कर टूटते फूटते रहते हैं और साथ ही जो रास्ते में पड़ने वाली जो भी चट्टानें हैं उनको भी रगड़ते और घिसते रहते हैं। तो ये अंतर है एब्रेशन और एट्रिशन में। एब्रेशन में केवल कि ये जो इरोजनल टूल्स हैं ये रास्ते में पड़ने वाली जो भी चट्टानें होती हैं उन्हीं को ही रगड़ कर घिस कर उनका इरोजन करते हैं, जबकि इसमें आपस में भी टूटते फूटते रहते हैं। इसके बाद में
पवन अपरदन को प्रभावित करने वाली कुछ दशाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वायु द्वारा अपरदन जो है मुख्य रूप से यांत्रिक और भौतिक अपरदन के रूप में होता है, और ये जो अपरदन है कई बातों पर आधारित है। इनमें से सबसे पहला है पवन वेग। मरुस्थलीय भागों का अपरदन मुख्य रूप से प्रचलित पवन के वेग पर आधारित होता है। मंद गति से चलने वाली पवन का अपरदन कार्य नगण्य होता है, कि मतलब जो बहुत स्लो गति से या स्लो स्पीड से जो पवन चल रही है वो इतना ज़्यादा अपरदन नहीं कर पाती है। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि मंद पवन के मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों से टक्कर प्रभावशाली नहीं हो पाती है, और दूसरा ये कि मंद वेग से चलने वाली पवन के साथ उड़कर चलने वाली रेत और जो धूलिकण की मात्रा होती है वो भी कम होती है, क्योंकि कम वेग के कारण पवन अधिक कण जो है उनका परिवहन नहीं कर सकती है। इस तरह जो मंद पवन है या स्लो विंड है वो अपघर्षण और सन्निघर्षण दोनों का कार्य जो है वो नहीं कर पाती है। इसके विपरीत जो हाई स्पीड वाली विंड होती हैं, बहुत तेज़ी से जो पवन चलती हैं, उनके द्वारा चट्टानों का अपरदन अधिक होता है, क्योंकि तीव्र पवन के मार्ग में पड़ने वाली शैलों से टकरा कर उनके कमज़ोर और असंगठित पदार्थों को अलग करके उन्हें उड़ा ले जाती हैं, ये तेज जो हवाएं होती हैं। और दूसरा, तीव्र वेग से चलने वाली पवन के साथ रेत कण की जो मात्रा होती है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो इस कारण जो है अपघर्षण और सन्निघर्षण, एब्रेशन और एट्रिशन दोनों ही जो है वो कार्य अधिक होते हैं। इसके बाद में रेत तथा धूलि कणों की मात्रा तथा स्वभाव। अब इसमें क्या होता है कि पवन के अपरदन का कार्य अपरदनात्मक यंत्र यानी इरोजनल टूल्स द्वारा ही संपादित होता है, और इन यंत्रों में क्या आते हैं, रेत के कण, धूलि कण, कंकड़ पत्थर, इनको शामिल किया जाता है, और इन पदार्थों की मात्रा पर ही अपरदन की मात्रा जो है वो आधारित होती है। यदि हवा तीव्र वेग वाली होती है तो उसके साथ अपरदन की सामग्री भी अधिक होती है, परंतु यदि तीव्र पवन में ऊंचाई के अनुसार इन पदार्थों की मात्रा में भिन्नता होती है, तो पवन के निचले स्तर अर्थात धरातलीय सतह के पास जो है रेत और धूलिकण न केवल अधिक मात्रा में होते हैं, बल्कि इनका आकार भी जो है वो बड़ा होता है। तो जैसे जैसे सतह के ऊपर जाते हैं, रेत और जो ये धूलिकण है इनकी मात्रा और आकार में भी दोनों में ही जो है मतलब ह्रास होने लगता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो हवा है उसका अगर हम वर्टिकल स्ट्रक्चर देखें तो जो धरातल के समीप जो हवा चल रही है तेज गति से, उसके अंदर इरोजनल टूल्स जो होते हैं उनका साइज़ भी बड़ा होता है और उनकी मात्रा भी अधिक होती है, और ऊंचाई के साथ पवन के अंदर जो है इन इरोजनल टूल्स की मात्रा कम होती जाती है और इनका साइज़ भी जो है वो कम होता जाता है। अब बात करते हैं शैलो की संरचना के बारे में। तीव्र पवन के साथ उड़कर चलने वाले पत्थर के कण अधिक नुकीले और प्रखर धार वाले एवं कठोर होते हैं। इसके अलावा यदि चट्टान की बनावट जो है वो विभिन्न प्रतिरोध वाली है, तो ये नुकीले पत्थर के टुकड़े कोमल और कम प्रतिरोधी शैलों का अधिक अपरदन करके उन्हें चट्टानों से अलग कर देते हैं, परंतु जो प्रतिरोधी शैलें जो होती हैं वो इससे प्रभावित नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो चट्टानें थोड़ी कठोर होती हैं और वो इन इरोजनल टूल से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, और ऐसे चट्टानें जो कोमल होती हैं और उनकी शैलें जो है कम प्रतिरोधी होती हैं, तो वहाँ पर अपरदन जो है वो अधिक होता है। इसी कारण जालीदार शैल की रचना हो जाती है। इसके बाद में आती है जलवायु। उच्च तापमान वाले मरुस्थलीय भागों में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण जो है वो अधिक होता है, अतः स्थल पर जल का संचय अधिक समय तक न होने के कारण स्थल शुष्क बना रहता है, और जिस कारण पवन का अपवहन या उड़ाव डिफ्लेशन अधिक सक्रिय हो जाता है।
रेगिस्तानी भागों में क्या होता है कि दिन में सॉरी हाँ, दिन में अधिक टेम्परेचर रहता है और रात में अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण शैलों में विस्तार और संकुचन जो है वो होता रहता है, कि दिन में उनका विस्तार हो जाएगा शैलों का और रात में संकुचन हो जाता है। तो जिस कारण शैलें विघटित होकर असंगठित हो जाती हैं और बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती हैं, और ये टुकड़े पुनः बारीक हो जाने पर पवन द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। और जब कभी अचानक से बारिश हो जाती है तो जल के जब छींटे पड़ते हैं तो ये चट्टानें जो है इनमें दरारें पड़ जाती है, चटक जाती हैं। तो इस तरह रेगिस्तानी भागों में यांत्रिक अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग जो है पवन के अपर्दन कार्य को सरल बना देती है। इसके बाद में हम बात करते हैं उष्ण एवं अर्ध उष्ण मरु प्रदेशों में अपक्षय जो है वो कैसे होता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय होता है। अपक्षय की क्रिया पर दैनिक और मौसमी जो तापांतर है तथा आर्द्रता में विषमताओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। दिन में तापमान के कारण ये शैलों के ऊपरी भाग में प्रसार और रात में कम तापमान के कारण इनका संकुचन से ब्लॉक विघटन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन और एक्सफोलिएशन की जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। और जब कभी जैसे यहाँ पर बारिश की बूंदें गिर जाती हैं तो चट्टानें जो हैं वो चटक जाती हैं। दिन में अधिक तापमान और वाष्पीकरण और रात में तापमान में गिरावट के कारण नमक रवीकरण की जो क्रिया है वो भी तेज हो जाती है, जिसके अंतर्गत चट्टानों में स्थित रिक्त स्थानों और सुराखों आदि में जो है नमक के कण जो है वो उनका आविर्भाव हो जाता है, वृद्धि होती है, और जिस कारण जो सुराखों की दीवारों पर दबाव पड़ने से शैलें ढीली पड़ जाती हैं और उनमें जो है विघटन हो जाता है। इसे नमक अपक्षय या सॉल्ट वेदरिंग कहते हैं। और जिन क्षेत्रों में कम से कम बरसात के मौसम में वायु में पर्याप्त आर्द्रता रहती है उनमें रासायनिक अपक्षय की क्रिया जो है वो सक्रिय हो जाती है, और पौधों की जड़ों में स्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक अपक्षय भी होता है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।